दोस्तों, समंदर को लेकर एक कहावत है कि समंदर में या बीच पर जिसको जो सामान मिल जाए वो उसी का हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था 2 दिसंबर 2019 की सुबह 7 बजे मुंबई के माहिम दरगाह बीच पर। दरअसल वहां पर कुछ मछुआरे टहल रहे थे, तभी समंदर से एक लहर आती है और अपने साथ एक बंद सूटकेस लेके आती है। तो जैसे ही मछुआरे वो सूटकेस देखते हैं तो उनको लगता है कि इसमें कुछ काम का सामान हमें मिल सकता है। ये सोचकर सभी मछुआरे उस सूटकेस की ओर भागते हैं। उनमें से इरफान नाम के एक शख्स को वो सूटकेस मिल जाता है और वो उसे जैसे ही खोलने लगता है तो उसे सूटकेस में से एक अजीब सी बदबू आने लगती है। तो उसको शक होता है, तो वो सूटकेस खोलने के बजाय तुरंत पुलिस को बुला लेता है और उस सूटकेस के बारे में बताता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस जैसे ही वो सूटकेस खोलती है तो सूटकेस के अंदर से उन्हें किसी आदमी का एक कटा हुआ पैर और एक कटा हुआ हाथ मिलता है और इसके अलावा एक पॉलिथीन में एक पैक किया हुआ किसी आदमी का प्राइवेट पार्ट भी उस सूटकेस से उन्हें मिलता है। और कटे हुए हाथ और पैर से खून कम निकले इसके लिए उस पर कुछ कपड़े भी लपेटे हुए थे, जिसमें से एक पैंट और 2 शर्ट होते हैं। अब मुंबई पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये केस तो उन्हें ही सॉल्व करना है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं है तो बस एक अनजान शख्स के शरीर के कुछ टुकड़े, एक सूटकेस और कुछ कपड़े। लेकिन फिर भी जिस तरह से इस केस को सॉल्व किया जाता है वो वास्तव में काबिले तारीफ है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब पुलिस शव के इन टुकड़ों को जांच के लिए भेज देती है तो पता चलता है कि इस आदमी की मौत करीब 4 से 5 दिन पहले ही हुई है और इसकी उम्र करीब 55 साल है। अब पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो किसी थाने में इस उम्र के किसी आदमी के लापता होने की कोई रिपोर्ट आई थी और ना ही उन्हें कोई सुराग मिल पा रहा था जिसके आधार पर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके, और ये केस बंद होने की कगार पर आ चुका था। तभी ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स इस केस को शुरू से देखते हैं और सबसे पहले वो सूटकेस को अच्छे से देखते हैं कि क्या पता कोई सबूत या सुराग मिल जाए, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी एक ऑफिसर की नजर उस शव के साथ मिले कपड़ों पर पड़ती है। शव के साथ मिले कपड़ों में एक शर्ट ऐसा था जो किसी टेलर शॉप से सिलवाया गया था और इस शर्ट पर उस टेलर शॉप का टैग लगा था एल्मो मेंस वियर। ये इस केस से जुड़ी पहली लीड थी जो पुलिस के हाथ लगी थी। तो तुरंत ही क्राइम ब्रांच की एक टीम एल्मो मेंस फेयर पर भेजी जाती है और पुलिस वहां जाकर वो शर्ट दिखाती है। तो वहां के टेलर्स बताते हैं कि ऐसे शर्ट देखकर तो हम नहीं बता सकते कि ये यहाँ का है या नहीं, लेकिन अगर इस पर हमारा टैग लगा है तो हम बिल बुक चेक कर सकते हैं। और टेलर्स हमेशा बिल बनाते समय उस कपड़े का एक छोटा टुकड़ा काट कर बिल पर स्टेपलर कर देते हैं ताकि उन्हें बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बिल बुक चेक करने पर उन्हें एक ऐसा बिल मिलता है जिस पर एग्जैक्ट वही कपड़ा स्टेपलर किया हुआ था जिस कपड़े से बना शर्ट पुलिस वहां लेकर आई थी, और बिल पर कस्टमर का नाम लिखा था बेनेट रिबेलो और नाम के अलावा उसकी कोई भी डिटेल्स वहां नहीं लिखी थी। अब खाली नाम के आधार पर पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो एक ऑफिसर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम सोशल मीडिया पर ये नाम सर्च करें, क्योंकि आजकल हर किसी का अकाउंट सोशल मीडिया पर तो जरूर होता है। तो खोजबीन शुरू होती है और सोशल मीडिया पर सर्च करने से पता चलता है कि इस नाम से तो बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, लेकिन इसके अलावा पुलिस के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। तो अलग अलग टीमें बनाई जाती है और वो अकाउंट्स को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू करते हैं और वो हर एक अकाउंट को अच्छे से देखते हैं और डिटेल्स मैच करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान पुलिस को फेसबुक पर एक ऐसा अकाउंट मिलता है जिसमें शख्स का हाथ समंदर से मिले कटे हुए हाथ से मैच कर रहा था। अकाउंट को थोड़ा और अच्छे से देखने पर उस आदमी की एक ऐसी फोटो मिलती है जिसमें उसने वही कपड़े पहने हुए होते हैं जो कपड़े पुलिस को सूटकेस से मिले थे। अब पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि ये इसी शख्स का अकाउंट है जिसकी हत्या हुई है। उस फेसबुक अकाउंट को और अच्छे से देखने पर पुलिस को बेनेट रिबेलो के घर का एड्रेस और उसका फोन नंबर भी मिल जाता है। तुरंत उस नंबर पर कॉल किया जाता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो पुलिस की एक टीम बिना देरी किए तुरंत एड्रेस की ओर निकल जाती है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि घर पर तो ताला लगा है। तो पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है और बेनेट रिबेलो का फोटो दिखाती है। तो पड़ोसी बताते हैं कि हाँ, ये बेनेट रिबेलो ही है। ये पेशे से एक म्यूजिशियन है और यहीं पर रहते हैं और इनकी एक 18 साल की बेटी भी है जिसका नाम आराध्या पाटिल है। लेकिन काफी दिनों से इनके घर पर ताला लगा हुआ है और दोनों बाप बेटे यहाँ दिखाई नहीं दिए। ये सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि शायद किसी ने बेनेट रिबेलो और उसकी बेटी आराध्या दोनों को ही मार दिया है, जिसमें से हमें बस बेनेट रिबेलो के शव के कुछ टुकड़े ही मिले हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स कोर्ट से घर की तलाशी का ऑर्डर लेकर आते हैं और वो ताला तोड़कर घर में घुस जाते हैं और तलाशी शुरू करते हैं। काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें घर में से कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। तभी घर के कमरे से एक डायरी मिलती है जो कि
आराध्या पाटिल की होती है और उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर हर कोई हैरान था। बेनेट रिबेलो की बेटी आराध्या अपनी डायरी में लिखती है, डैड आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी, सॉरी डैड, सॉरी फॉर यू, आई एम अ बैड गर्ल। जिसने मुझे रहने का घर दिया उसी को मैंने मार दिया, जिसने मेरी परवरिश की उसी को मैंने मार दिया, सॉरी 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 सॉरी। ये पढ़कर हर कोई हैरान था कि आखिर आराध्या ने अपने ही पिता की हत्या क्यों की। डायरी को और अच्छे से देखने पर आराध्या का मोबाइल नंबर भी पुलिस के हाथ लग जाता है। आराध्या के नंबर को तुरंत सर्विलांस पर लगाया जाता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। उसकी करंट लोकेशन मुंबई के घाटकोपर की थी। पुलिस की एक टीम लोकेशन पर पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर आराध्या वहां घबरा जाती है। पुलिस वहां पहुंचते ही उससे पूछती है, क्या आप आराध्या पाटिल हैं? वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। पुलिस पूछती है, आपके पिता बेनेट रिबेलो कहाँ पर हैं? तो आराध्या बताती है कि वो किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली थी इसलिए अपने दोस्त के यहाँ रहने आई हूँ। तो पुलिस आराध्या को उसकी डायरी दिखाती है। डायरी देखते ही आराध्या रोने लगती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि हाँ मैंने अपने पिता की हत्या की है। तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आती है। यहाँ पर आराध्या अपनी पूरी कहानी बताती है। दरअसल बेनेट रिबेलो की 2 शादियां हुई थी और दोनों ही नहीं चल पाई। इसके बाद वो अकेला ही रहता था। एक दिन रोड किनारे उसे एक छोटी बच्ची आराध्या मिली। उसने उसे गोद ले लिया और उसकी अच्छी परवरिश करने लगा। आराध्या का कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि बेनेट रिबेलो उसे बाहर नहीं जाने देते थे। इस वजह से आराध्या हमेशा बेनेट रिबेलो के पास ही रही। लेकिन जैसे जैसे आराध्या बड़ी होने लगी, बेनेट रिबेलो की नीयत उसकी सौतेली बेटे के लिए खराब होने लगी और वो उसे बहला फुसलाकर आराध्या के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। आराध्या को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो जैसे बेनेट रिबेलो उसे कहते वो करने लगी। उसे सही गलत का फर्क ही नहीं पता था। धीरे धीरे आराध्या 18 साल की हो गई। अगस्त 2019 में एक दिन आराध्या एक मंदिर जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात एक 16 साल के लड़के से होती है। दोनों ने आपस में बात की तो दोनों ही एक दूसरे को पसंद आ गए और आपस में फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया। अब दोनों ही रेगुलरली फोन पर बात करने लगे और रिलेशनशिप में आ गए। बातों ही बातों में आराध्या ने उसे अपने पिता के बारे में बता दिया कि मेरे सौतेले पिता मेरे साथ संबंध बनाते थे। तो इस बात पर उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? ये गलत है। कोई भी पिता अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब वो दोनों जब भी मिलते तो ज्यादातर इसी बारे में बात होती और आराध्या का बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा होता। अब आराध्या को भी समझ में आने लगा कि उसके साथ गलत हुआ है और वो भी अपने सौतेले पिता से नफरत करने लगी और धीरे धीरे उन दोनों के मन में बेनेट रिबेलो के लिए नफरत इतनी बढ़ने लगी कि उन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम बेनेट रिबेलो को जान से मार कर रहेंगे। तो 26 नवंबर 2019 को आराध्या अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुला लेती है जब उसके सौतेले पिता घर पर नहीं थे और वो लड़का आराध्या के घर में कहीं छुप जाता है। फिर जैसे ही बेनेट रिबेलो घर पर आते हैं तो आराध्या उनसे इस बात पर बहस करने लगती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, आप मेरे साथ यौन संबंध कैसे बना सकते हैं? तो बेनेट रिबेलो उसे समझाते हैं। तभी पीछे से आराध्या का बॉयफ्रेंड किसी भारी भरकम चीज से बेनेट रिबेलो पर वार करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब आराध्या और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर बेनेट रिबेलो की पिटाई करते हैं। फिर कॉकरोच मारने वाला स्प्रे लेकर उसे बेनेट रिबेलो के मुंह में खाली कर देते हैं और फिर चाकू लेकर रिबेलो को पूरी तरह से गोद देते हैं। इन सब के बाद अब बेनेट रिबेलो मर चुका था तो वो दोनों मिलकर बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं ताकि खून पूरे घर में ना फैले। अब आराध्या और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर प्लानिंग करते हैं कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। अगले दिन यानी 27 नवंबर को दोनों मार्केट जाते हैं, बड़े बड़े सूटकेस लेकर आते हैं और साथ में काटने के लिए चाकू और प्लास्टिक बैग भी लेकर आते हैं। अब वो दोनों मिलकर बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काटते हैं और हथौड़े से हड्डियां तोड़ते हैं। फिर वो छोटे छोटे टुकड़े पॉलिथीन बैग में डालकर बड़े सूटकेस में डाल देते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक हाथ और एक पैर से अभी भी खून निकल रहा है। तो वो दोनों उस पर बेनेट रिबेलो के कपड़े लपेटकर एक अलग सूटकेस में डाल देते हैं और उस बैग में थोड़ी सी जगह और बच जाती है, इसलिए उसका प्राइवेट पार्ट जो पॉलिथीन बैग में डाला हुआ था वो भी उसी सूटकेस में डाल देते हैं। और यही सूटकेस बाद में मुंबई के माहिम बीच से पुलिस को मिलता है। तो अब रात हो चुकी थी तो वो दोनों बड़े बड़े बैग लेकर
निकलते हैं और एक नदी में फेंक देते हैं और बाद में उनमें से एक सूटकेस माहिम बीच पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कपड़े पर लगे एक छोटे से स्टिकर की वजह से पुलिस असली कातिल तक पहुंच गई। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इस केस पर बहुत ही अच्छा काम किया और दोस्तों आराध्या के स्टेटमेंट के आधार पर उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसकी उम्र मात्र 16 साल होने के कारण उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। लेकिन आराध्या 18 साल की बालिग लड़की थी, इस वजह से उस पर कार्रवाई की गई। तो दोस्तों इस केस को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले केस के साथ।